हेलो एवरीवन। तो फिर आज हम लोग कुछ इलेक्ट्रोस्टैट्स के सवाल प्रैक्टिस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जेईई एडवांस में लगभग 10% का वेटेज रखता है, तो उस पे दो ही तरह के सवाल बनते हैं। एक जो फील्ड से रिलेटेड होते हैं और एक होते हैं गॉस लॉ से रिलेटेड। तो आज हम मेनली गॉस लॉ के कुछ क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे आज। तो फिर इसमें आप लोग यही रिक्वेस्ट है कि इसमें के जितने भी सारे फार्मूलेज हैं, जितने भी स्टैंडर्ड डेरिवेशंस हैं, उसको आप एक बार देख के जाइएगा ज़रूर। उससे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं जी एडवांस में। तो फिर आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ में। तो ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया था एक बार, तो मैं डायरेक्ट उसको बताता हूँ आपको। एक डिस्क थी हमारे पास, एक है डिस्क जिसकी रेडियस है आर। इसके अंदर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तरह से चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी रेडियस कैपिटल आर। इसका मास है स्मॉल एम, उस पर चार्ज है क्यू। और ये इसकी ख़ास बात ये थी कि ये घूम रही थी ओमेगा से। तो हमसे पूछा है कि इसमें ये है पहला पॉइंट और ये है दूसरा पॉइंट, ये इसके सरफेस पे है। इन दोनों पॉइंट के डिफरेंस पोटेंशियल का डिफरेंस पूछा था। V1 माइनस V2 क्या होगा, हमको ये चीज़ पूछा था। देखिए, इस तरह के सवाल आपको अगर जब कभी मिले ना, तो आप अप्रोच यही लगाइएगा हमेशा। आपने सेंटर ऑफ मास और रोटेशन वगैरह में एलिमेंटल एरिया को मतलब तोड़ के एलिमेंट काट काट के डेरिवेशन किए होंगे। तो उसी तरह से इसमें भी वही कंसेप्ट लगेगा। एक मिनट, मैं दूसरी पेन ले लेता हूँ, आज अच्छी पेन से इस्तेमाल करेंगे। देखिए, इसमें हम लोग करेंगे क्या, पहले देखिए चुपचाप से हम लोग पहले स्मॉल आर मान लिया, यहाँ से सेंटर से इसकी डिस्टेंस है कोई, सेंटर आर से हम लोग जाके जब ऐसे सवाल आप जानते भी हो, डिस्क के केस में हम लोग एरिया को लेके चलते हैं, रिंग के केस में हम लोग आर्क लेंथ लेके चलते हैं, स्फीयर वगैरह के केस में हम एलिमेंटल चीज़ वॉल्यूम लेके चलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, आर डिस्टेंस पे हमने एक छोटा सा एक शेल काट लिया मैंने, ठीक है। मैंने इसमें छोटा सा एक शेल काट लिया, ठीक है। इसका एरिया डी ए मान लिया, स्मॉल एरिया, और उस पर अंदर जो इसमें इसके अंदर चार्ज है वो मान लिया डी क्यू, ठीक है। इसमें मतलब डी क्यू चार्ज है और इसका एरिया है हमारा डी ए, ठीक है। अब देखिए, चूंकि ये लगातार घूम रही है ना, ये एलिमेंटल बॉडी है, लगातार घूम रही है और उसके अंदर चार्ज भरा हुआ है, तो होगा यूं कि किसी को घूमने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए आप जानते भी होंगे, वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है, जो उस वक्त उसके जहाँ पे अवेलेबल होता है। तो कई बार हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर हो या फिर एम ओमेगा स्क्वायर बाई आर हो, एम ओमेगा स्क्वायर आर हो, माफ़ करिएगा। उस जगह पे जो फोर्स वो चीज़ को प्रोवाइड कर रहा है वही होगा। जैसे इस केस में हम इस पे अगर लगाएंगे, तो मान लिया एफ इस एलिमेंट पे फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मान लिया मैंने मास डी एम मान लिया। इसका डी एम मास है, डी क्यू उसमें चार्ज बाउंड है और डी ए इसका एरिया है। तो स्मॉल जो एफ है तो वो होता है, अगर आप जानते हो तो एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है, डी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। ये कैपिटल आर होगा, माफ़ करिएगा, डी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, यही चीज़ होगा। एक मिनट, ये स्मॉल आर होगा क्योंकि हमने इस वाले का इसके लिए बात की है, माफ़ करिएगा मुझे। देखिए, ये होती है सेंट्रीपिटल फोर्स ओरिजिनली, लेकिन इसमें प्रोवाइड कौन कर रहा है, चूंकि यहाँ पे चार्ज फैला हुआ है तो चार्ज के कारण एक टेंडेंसी होती है जो फोर्स लगती है। आपने पढ़ा भी होगा कि प्लस से फोर्स टू प्लस का क्या कहते हैं, फोर्स जो होता है, आप प्लस का बोलो चाहे आप यहाँ पे माइनस का बोलो, लेकिन आप ये तो फार्मूला आप जानते ही होंगे कि फोर्स होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आप ये चीज़ तो पढ़े ही होंगे। तो उसी चीज़, ये चीज़ आपने पढ़ा भी होगा इस चीज़ को। तो फिर आइए हम वही चीज़ उठा के ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस पे चार्ज हमारा डी क्यू है, तो डी क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई, डी क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा डी एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये इसके बराबर हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपने देखी भी होगी, ये चीज़ ये होता है फोर्स बराबर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पे चार्ज हमारा डी क्यू है, तो ये चीज़ डी क्यू हो गया मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके इस चार्ज एलिमेंटल जो उसके अंदर है, जो इसमें चार्ज फंसा हुआ है डी क्यू के कारण, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, वही है इलेक्ट्रिक फील्ड। डी एम है स्मॉल इसका मास,
आप ये सब जानते ही होंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो यहाँ पे एम का वैल्यू डी एम प्ले कर रहा है रोल। ठीक है, देखिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप ये रिलेशन आपने पढ़ा भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस डी वी बाई डी आर। ये रिलेशन आपने पढ़ा भी होगा। डी क्यू को ऐसे लिखा रहने दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस कर दीजिए माइनस डी वी बाई डी आर के साथ में। डी एम ऐसे लिखा है ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, तो देखिए डी क्यू है इस वाले एरिया पे पूरा जो चार्ज फैला हुआ है वो। ठीक है, देखिए ए एरिया मान लिया मैंने, इस पूरे का एरिया, पूरे ये डिस्क का एरिया ए है ना, तो ए एरिया पे क्यू चार्ज फैला हुआ है। ठीक है, ए है टोटल एरिया, और टोटल एरिया पे चार्ज कितना फैला हुआ है, क्यू चार्ज। तो जब एक का निकालेंगे तो वो हो जाएगा क्यू बाई ए। ठीक है, और एरिया हमको दिया, एरिया हमने सपोज कितना किया है इसके अंदर, कि इसके अंदर का एरिया जो इस वाले एलिमेंटल डिस्क का एरिया है वो डी ए है, तो क्यू मल्टीप्लाइड बाई ए, तो डी ए एरिया में कितना चार्ज हो जाएगा, क्यू अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई डी ए। आई रिपीट, मान लिया इस पूरे का एरिया ए है, ठीक है, कैपिटल ए है, उस पर चार्ज टोटल कितना फैला हुआ है, कैपिटल क्यू। तो एक एरिया आप निकालेंगे तो क्यू बाई ए हो जाएगा, और डी ए पे निकालेंगे तो क्यू बाई ए इंटू डी ए हो जाएगा। वही चीज़ मैं उठा के यहीं पे रिप्लेस करूँगा, एंड सेम टू सेम यही चीज़ आप मान के चलो कि ये मास के लिए भी वैलिड है, मास के लिए भी ये चीज़ वैलिड है। ए एरिया पे हमारा स्मॉल एम मास है, तो एक मास पे कितना हो जाएगा, एक एरिया पे कितना हो जाएगा, मास अपॉन एरिया, और हमारा एरिया दिया कितना है, डी ए, तो डी ए पे कितना हो जाएगा, एम अपॉन ए इंटू डी ए। तो यही हमारा है डी एम, और ये जो हमने अभी निकाला ये हमारा है डी क्यू। उठा के ये दोनों वैल्यूज़, एक ये वैल्यू एक ये वैल्यू, उठा के आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, क्यू अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई डी ए मल्टीप्लाइड बाई माइनस डी वी बाई डी आर। ये रिलेशन हमको पता होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस डी वी बाई डी आर होता है, और डी एम की वैल्यू यहाँ से हमने कैलकुलेट कर ली, एम अपॉन ए इंटू डी ए इंटू ओमेगा स्क्वायर आर, तो ऐसे ही लिखा रहने दिया। तो एरिया इंटू डी ए, एरिया है ये, और डी ए तो ये कैंसिल आउट हो गया। आप डी वी को उधर मल्टीप्लाई कर दो, डी वी इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन क्यू। ये तो आर वेरिएबल है, हमने आर अपने से ही एज्यूम किया था कि आर स्मॉल है, कोई डिस्टेंस सेंटर से। ठीक है, अब देखिए क्यू आर इंटू डी आर, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया। अब इन दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ पे माइनस भी बचा रहेगा क्योंकि हम माइनस डी वी बाई डी आर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए जब आर की वैल्यू जीरो थी, आर की वैल्यू जीरो मतलब आर की वैल्यू जब ये जो स्मॉल डिस्टेंस है, स्मॉल आर की वैल्यू जीरो कर देंगे, वहाँ पे पोटेंशियल है V1 मान लिया मैंने, यहाँ पे पोटेंशियल V1 है और ये V2 है। ठीक है, हमसे यही पूछा था V1 माइनस V2, तो यहाँ का पोटेंशियल V1, यहाँ का पोटेंशियल है V2। जब R की वैल्यू जीरो है, यहाँ पे R की वैल्यू यहाँ पे जीरो रखेंगे तो पोटेंशियल हमारा है V1, और R की वैल्यू जब हम कैपिटल R रख देंगे वहाँ पे पोटेंशियल हमारा V2। R की वैल्यू जब हम कैपिटल R रख देंगे, ये पूरी बड़ी रेडियस है हमारी कैपिटल R। ठीक है, ठीक है, तो फिर अब इसको आर का इंटीग्रेशन आप जानते हो, आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, जब यहाँ पे डी वी का इंटीग्रेशन भी मैं करके दिखा देता हूँ, हर एक स्टेप आपको कभी डाउट ना हो। यहाँ पे है माइनस, हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन क्यू। जब आर का करेंगे इंटीग्रेशन तो आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, लेकिन लिमिट डाल देंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो ये चीज़ स्टेप। देखिए यहाँ पे हो जाएगा वी टू माइनस वी वन इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टू क्यू। ठीक है, अब माइनस ये वाला यहाँ बचा है तो माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टू क्यू। तो ये हमारा फाइनल पोटेंशियल आया V1 माइनस V2 का। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ, थोड़ा डायग्राम मैंने गंदा कर दिया है, माफ़ करिएगा मुझे। देखिए मैं अच्छे समझा देता हूँ, एक मिनट, अच्छा पन्ना ही ले लेते हैं, इससे बढ़िया आपको कभी डाउट ना हो। देखिए हमें एक सवाल दिया हुआ था, एक डिस्क है, पन्ना का कोई टेंशन नहीं है, दूसरे कॉपी है इस पे चार्ज लिखा हुआ है। मैं यही करता था, स्कूल वालों की कॉपी उठा लाता था, रफ लगाता था। क्यों यहाँ पे है, अब देखिए ध्यान से, इस पॉइंट, यहाँ का पॉइंट है 1, यहाँ का पॉइंट है 2, ये पॉइंट 1 माना, ये पॉइंट 2, यहाँ का पोटेंशियल V1, यहाँ पे पोटेंशियल V2। हमसे पूछा था V1 माइनस V2 क्या होगा, और ये डिस्क है,
जो कि हमारी ओमेगा से घूम रही है। इसका मास m है, इस पे चार्ज q फैला हुआ है। तो देखिए हमने क्या किया था सबसे पहले, अब ये डायग्राम तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए जब डिस्क के साथ आपको डील करना हो तो आप एलिमेंटल एरिया काटोगे r डिस्टेंस जाके इसके अंदर ही, ठीक है। r डिस्टेंस पे जाके मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट काटा, ठीक है, जिसका थिकनेस मान लिया मैंने dr हो गया, ठीक है। तो देखिए कोई चीज़ लगातार घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो उसके लिए उसको चाहिए होता है हमें सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी नहीं है कि हमेशा एम मतलब एम वी स्क्वायर बाई आर हो, या फिर आप उसको आर ओमेगा फॉर्मेट में लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर आर भी, एम ओमेगा स्क्वायर आर भी। तो हमने वही किया, और फोर्स उस समय वो उसको वही देगा जो उस समय अवेलेबल होगा। अवेलेबल था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वैल्यू हमने इन टर्म्स ऑफ फील्ड लिख ली, क्योंकि इसमें हम पॉइंट, देखिए आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने का फॉर्मूला कूलम लॉ, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। ये कहीं भी तरह से आपको पॉइंट नहीं दिख रहा है, ये एक एलिमेंटल स्ट्रक्चर है, तो हमको फील्ड के सहारे चलना पड़ा आगे। तो फील्ड मल्टीप्लाइड बाय चार्ज बराबर वही फोर्स, इक्वल कर दिया दोनों को। यहाँ पे डी क्यू इस पे था चार्ज जो हमने एरिया काटा था, डी एम इसका मास था और डी इसका एरिया था, तो हमने इसको सब्सटीट्यूट किया। हमको एक रिलेशन पता है ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर, उसको हमने यूज़ किया। हम जानते हैं कि ए एरिया पे हम इसका पूरे का एरिया कैपिटल ए मान लिया, और इस पर पूरा चार्ज है क्यू मान लिया, तो एक एरिया पे क्यू अपॉन ए, तो डी ए एरिया पे क्यू अपॉन ए इंटू डी ए, यही हमारा हो गया डी क्यू। और सेम टू सेम डी एम के लिए भी यही वैलिड है कि ए एरिया पे स्मॉल एम मास है, एक एरिया पे कितना हो जाएगा एम अपॉन ए, तो डी ए एरिया पे हो जाएगा एम अपॉन ए इंटू डी ए। उठा के हमने इसे सब्सटीट्यूट किया और हम अपनी वैल्यू पाई वी वन माइनस वी टू बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टू क्यू, ठीक है। जी एडवांस में आया था, शायद 2017 या 18 के आसपास में आया था, तो अच्छा सवाल है, समझ में आया होगा आपको। तो आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा इस तरह से है। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये था, एक हमें दी हुई है एक स्फीयर है, ये मेरा गोला नहीं बनेगा, आप चाहे जितना भी कर लो, लेफ्ट हैंडर वाले कभी गोले नहीं बना सकते आराम से, यही प्रॉब्लम है उनके साथ में। मैं लाइन खींचूं, आप कहीं से भी नहीं कर सकते, ये सीधी है। मैं सीधा खींच रहा हूँ लेकिन टेढ़ा हो जाता है, लेफ्ट हैंडर वालों की ये दिक्कत है। ये स्फीयर है, इसमें आर है, इस पे चार्ज है क्यू, लेकिन इसकी चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है। देखिए चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है, इस हिसाब से रो बराबर है रो नॉट वन माइनस आर अपॉन आर, ये रिलेशन हमको दिया हुआ है इसकी चार्ज डेंसिटी के साथ में, जहाँ पे आर हमारा एक सेंटर से कोई भी दूरी है ना। सेंटर आर मतलब ग्रेटर देन आर भी हो सकता है, स्मॉलर देन भी आर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। तो हमसे पूछा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप बताइए जब आर हमारा लेस देन आर हो, तो स्मॉल आर है वो लेस देन आर हो। तो देखिए इस तरह के सवाल जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो हमें सिर्फ और सिर्फ गॉस लॉ ही बता सकते हैं कि उसको निकालेंगे कैसे। देखिए इस केस में भी वही है, आपने पढ़ा होगा ये ये कंडीशन है उसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। तो वही चीज़ है, ये सॉलिड नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है ये, क्योंकि चार्ज डेंसिटी इसकी लगातार वेरी कर रही है। तो इस केस में हम लोग क्या अप्रोच रहता है, अप्रोच ये रहता है कि हम लोग एक हाइपोथेटिकल सरफेस बनाते हैं, गॉस सरफेस जिसको कहते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस एक हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस होता है, 3D सरफेस होता है, जो कि गॉस थ्योरम लगाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो स्फीयर के केस में गॉसियन सरफेस वही होता है। देखिए हम क्या करेंगे, आर डिस्टेंस पे हम जाएंगे, आर डिस्टेंस पे हमने एक स्फीयर काट लिया, स्फेरिकल शेल हमने काट दिया ना, और इसका हमने अंदर ही अंदर इसका एक छोटा सा एरिया ले लिया, इसका डी एस मान लिया एरिया। तो डी एस है सिर्फ एरिया, इसमें होता है एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर होता है नॉर्मली आउटवर्ड्स, जैसे कि ये मेरा हाथ है, इस पर हमने इतना छोटा सा एरिया ले लिया, तो ये जो एरिया एक नॉर्मल इस तरह से परपेंडिकुलर एरिया आपको दिख रहा है, ये होगा है एरिया वेक्टर। भले ये छोटा सा मैंने जो एरो खींचा है मान लिया इसको मैंने डी एस, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो नॉर्मली होगा इस सरफेस के, उसको कहेंगे डी एस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डी एस। अब आप जानते हो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से अवे होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अब लगाते हैं हम लोग गॉस लॉ कहता है साइक्लिक इंटीग्रल ई डॉट डी एस बराबर क्यू इन साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये चीज़ आपने पढ़ा होगा। अब देखिए ध्यान से, साइक्लिक इंटीग्रल ई डी एस
ई डॉट डी एस है तो ई डी एस कॉस थीटा होता है। अब देखिए दोनों आपस में पैरेलल हैं तो थीटा की वैल्यू 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ई डी एस कॉस 0 डिग्री इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट साइक्लिक इंटीग्रल ई कॉस 0 1, तो ई डी एस इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड वो बाउंड चार्ज होता है जो हमने हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस के अंदर बनाया है, तो उसको हम रीडिफाइन करेंगे भी। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल जाएगी। एरिया है हमारा ये स्फीयर का एरिया होता है, आप सरफेस एरिया जानते हो 4πr², क्योंकि इसका रेडियस तो आ रही है स्मॉल आर। ई इंटू 4πr² इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो लास्ट टास्क है वो है हमारा क्यू इनसाइड कैलकुलेट करने में, यही है इसमें। देखिए हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, जो इनसाइड आर जैसे आर लेस देन आर पे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, आप याद भी होगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। यही चीज़ दी रहेगी। इसका अगर हम लोग डेंसिटी कांस्टेंट मान ले, रो नॉट ही मान ले सिर्फ ना, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस आर लेस देन आर पे आती है वो आती है ये ई बराबर रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। आर वही सेंटर से दूरी होगी, लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्यू इनसाइड में है। देखिए जैसे जैसे आप आर को बढ़ाते जाओगे तो चार्ज डेंसिटी हमारी घटती जाएगी, क्योंकि आर के बढ़ने से ये पूरी चीज़ आर आप जैसे जैसे बड़ा करोगे ये पूरी चीज़ हमारी घटने लगेगी ना। तो चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है। आप इसको इस तरह से समझो, मान लीजिए एक क्लास है, एक क्लास में बेंच लगी हुई है लगातार ना, और एक सीट पे 4 बच्चे आ सकते हैं, ठीक है, और उसी तरह से 50 सीट है, तो हम लोग को बच्चे फाइंड करने हैं टोटल। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 50 200। लेकिन एक अलग एक सिनेरियो देखिए जिसपे आगे वाले पे 5 बैठे हैं, आगे वाले पिछले वाले पे 4 बैठे हैं, फिर 3, फिर 2, फिर 1 अगले वाले पे पैदा होने वाला है, तो ठीक है। तो उस केस में ये नॉन यूनिफॉर्म है, हम नहीं बता सकते, कमेंट नहीं कर सकते कि उस केस में हमारा क्यू इनसाइड क्या हो सकता है। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग एक काम करेंगे। देखिए क्योंकि हर एक आप छोटा सा भी आप डिस्टेंस लोगे ना, एक पॉइंट मान लिया मैंने, इसमें मैं फिगर गंदा नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। जैसे एक पॉइंट आप ये मान लो 1, एक पॉइंट आप मान लो ये तो उतना ही हो गया, ये मान लिया 2, ठीक है, ये सेंटर है। यहाँ से डिस्टेंस मैंने R1 मान लिया, यहाँ से मान लिया ये डिस्टेंस R2। देखिए R2 R1 से बड़ा है, R2 अगर R1 से बड़ा होगा तो वहाँ यहाँ पे चार्ज क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पे चार्ज क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि डिस्टेंस के बढ़ने से चार्ज घट रही है लगातार। तो हम लोग करेंगे क्या, इसी के अंदर जो हमने गॉसियन सरफेस माना था, इसी के अंदर x डिस्टेंस पे जाकर हम एक छोटा सा और शेल काटेंगे, एक छोटा सा शेल काटेंगे जिसकी थिकनेस मान लिया मैंने dx, जिसकी थिकनेस मान लिया dx, और इसके अंदर का हमने बाउंड चार्ज मान लिया, इसके अंदर का जो चार्ज फंसा हुआ है इसके अंदर वो मान लिया dq इनसाइड मान लिया। क्या मान लिया इसको, dq इनसाइड, इसके अंदर का चार्ज। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो अब देखिए चार्ज, आप जानते हो रो का मतलब क्या होता है, रो होता है एक वॉल्यूम पे हमने कितना चार्ज पाया, एक वॉल्यूम पे हमारे कितना चार्ज रखा हुआ है, वो होता है हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो आपको अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालना है, चार्ज निकालना है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करनी पड़ेगी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो चार्ज निकालने के लिए हमको डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हमने मान लिया इस वाले स्फेरिकल शेल का जिसका मतलब थिकनेस dx है, इसका मान लिया वॉल्यूम है हमारा क्या dv है, इसका वॉल्यूम मान लिया, देख ठीक है। अब देखिए dq बाउंड इज इक्वल्स टू रो की हमारी है वेरिएबल, रो है हमारा रो नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन आर। यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू हमारी रोल प्ले क्या कर रही है, एक्स प्ले कर रही है, एक्स इसलिए रिप्लेस कर दिया। अब dv की बात आई है, अब dv होता है इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम हम इसका कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू थिकनेस। एरिया इसका क्या होता है, स्फेरिकल है, स्फेरिकल का एरिया होता है 4πr², आर के जहाँ पे एक्स प्ले कर रहा है रोल, और इसकी थिकनेस है dx। आप ऐसे समझो, एक मिनट मैं आपको अच्छे से सब समझाता हूँ। हाँ, जैसे कि ये मेरे पास एक किताब पड़ी हुई है, ये एक किताब पड़ी हुई है ना, ये क्यूबॉइडल शेप में है। जैसे हमको इसका वॉल्यूम निकालना है ना, तो वॉल्यूम निकालना है, तो मान लिया मैंने इस तरह से स्फेरिकल शेल है ना, स्फेरिकल शेल, तो ये इसका हो गया क्या एरिया, इसका क्या हो गया एरिया मल्टीप्लाइड बाई दिस मोटाई, ये इसका सरफेस एरिया हो गया, सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय जो दिस मोटाई, इसको मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो इसका टोटल वॉल्यूम हमको फाइंड आउट हो जाएगा। अभी मैं इसी से 2 सवाल लगाऊंगा, आई रोडो है।
जेईई एडवांस अगर आपको बीट करना है तो इसको आपको पूरा लगाना चाहिए था लेकिन कुछ नहीं है। अब जितना भी है इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपको बता ही देता हूँ, तो आई होप समझ में आया होगा। अब हम ये है, अब देखिए वेरिएबल है तो हम दोनों साइड इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट। एक्स की लोअर लिमिट 0 हो जाएगी और हमको इसी गॉसियन सरफेस के अंदर, हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस जिसकी रेडियस स्मॉल आर थी वहाँ तक जानी है, आर से हमने आर तक किया। तो हमको क्यू बाउंड लिख लीजिए आप, या फिर क्यू इनसाइड लिख लीजिए, एक ही बात है, क्यू इनसाइड। जब डी क्यू इनसाइड करेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन क्यू इनसाइड ही आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इनसाइड, जब कुछ नहीं लिखा होता तो यही चीज़ इंटीग्रेशन के बाहर आ जाती है, और इसको करेंगे 0 से लेकर के आर तक, जो हमने यहाँ पे अभी लिमिट लगाई है वो है हमारी रो नॉट, ये है हमारी 1 माइनस एक्स अपॉन आर, और यहाँ पे है 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हमारे क्यू इनसाइड है। अब देखिए जहाँ पे हमने क्यू इनसाइड रखा है यहाँ पे वही वैल्यू यहाँ पे उठा के हम लोग पुट कर देते हैं। ठीक है, ये लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ई मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब क्यू इनसाइड की वैल्यू हम रखेंगे तो मैं दिखाता हूँ, वो इसकी वैल्यू ये आ रही है, उसकी वैल्यू ये आ रही है, तो इसकी वैल्यू है हमारी क्या आ रही है इसकी वैल्यू, 4 पाई एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है 1 माइनस एक्स अपॉन आर इंटू डी एक्स। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कट गया। ठीक है, यहाँ पे है, अब हम लोग लिख देंगे ई इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो जाए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन आर इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर के आर तक। ठीक है, ई इंटू आर स्क्वायर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिखा रहा है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 आर। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, और लिमिट है 0 से लेकर स्मॉल आर, 0 से लेकर स्मॉल आर। अब वैल्यू पुट कर देंगे 0 पे 0 ही हो जाएगा ये, तो ई इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आर की वैल्यू पुट करिए आर क्यूब अपॉन 3 माइनस आर की पावर 4 अपॉन 4 आर। ठीक है, आर स्क्वायर से ये काट डाला, ई बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन 3 है माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4 आर। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जब आर की वैल्यू लेस देन आर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, मुझे पता है एक बार में नहीं होगा, मैं इसलिए हमेशा हर सवाल दोबारा समझाता हूँ, आपको भी समझाऊंगा ये सवाल। देखिए दोबारा देखिए, फिर से मैंने कचड़ा कर दिया है डायग्राम में, तो मैं फिर से आपको डायग्राम स्पष्ट रूप से दिखा देता हूँ। ये है, इस तरह से कुछ सीन था, इसमें चार्ज ऐसे फैला हुआ है, इसकी डेंसिटी भी है रोज नॉट 1 माइनस आर अपॉन आर। ठीक है, हमसे पूछा था इलेक्ट्रिक फील्ड आप बताइए आर की वैल्यू लेस देन आर पे ना, तो आर है हमारा सेंटर से दूरी, तो आर यहाँ पे मान लिया। ठीक है, आर लेस देन आर का मतलब क्या हुआ, स्फीयर के इनसाइड ही हुआ, क्योंकि आर से तो छोटी ही वैल्यू है, कैपिटल आर से छोटी ही है वैल्यू। तो इस केस में हमने इस तरह के सवाल जब किए थे तो हमारा अप्रोच यही होता था कि हम चुपचाप से पहले जाके एक गॉसियन सरफेस बनाएं। गॉसियन सरफेस वो सरफेस है जो कि क्लोज्ड 3D फिगर होता है, जहाँ पे हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो स्फीयर के केस में स्फेरिकल शेल होता है, तो हमने क्या किया था, आर स्मॉल आर डिस्टेंस पे हमने जाके एक शेल काटा था इस तरह से। ठीक है, एक स्फेरिकल शेल काटा था, और उसके टॉप पे हमने एक एरिया मान लिया था डी एस, इसका टॉप का एरिया मान लिया था डी एस। तो ये हम साइक्लिक इंटीग्रेशन करते हैं जब, तो वहाँ पे आता है हमारा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमारा होता है नॉर्मली आउटवर्ड, तो एरिया वेक्टर ये है, एरिया वेक्टर तो इसके नॉर्मल तो यही होगा, तो डी एस। और आप ऐसे भी समझ सकते हो, स्फीयर का नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से पास करता है, तो इसी तरह से बनेगा। और उसी तरह से, और इलेक्ट्रिक इस पे चार्ज हमारा है क्योंकि इसके अंदर चार्ज भरा हुआ है, तो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से हमेशा अवे जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से अवे होती है। तो हमने क्या किया उसके बाद, साइक्लिक इंटीग्रल ई डॉट डी एस बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड होता है वो गॉसियन सरफेस के अंदर का बाउंड चार्ज, तो हमने देखा ई डॉट डी एस होता है ई डी एस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 है क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो ई डी एस बराबर हो जाएगा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमने पाया, हमारा खिचड़ी थी, काम करना था क्यू इनसाइड के ऊपर। देखिए जहाँ पे चार्ज डेंसिटी वेरिएबल थी, इस वजह से हमने एक काम किया, हमने एक और काम किया कि हमने इसी गॉसियन सरफेस के अंदर भी एक छोटा सा शेल काटा एक्स डिस्टेंस पे जाके, जिसकी मतलब थिकनेस थी हमने मान ली थी डी एक्स, और इसका क्या कहते हैं, इसके अंदर का मान लिया था हमने चार्ज
वो था डी क्यू इनसाइड। तो डी क्यू इनसाइड, तो जो सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज इन वन वॉल्यूम, तो एक वॉल्यूम पे कितना चार्ज होता है वही होती है चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हमको जब चार्ज निकालना पड़ेगा तो हम उसी वॉल्यूम से मल्टीप्लाइड बाय चार्ज डेंसिटी कर देंगे तो हमारा चार्ज निकल जाएगा। तो हमने उसी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, वो इसकी मतलब डेंसिटी तो कांस्टेंट ही रहेगी, और मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ये जो हमने एक्स वाले का काटा था उसका वॉल्यूम मैंने मान लिया डीवी, ठीक है। क्यू इनसाइड मैंने ऐसे किया, डेंसिटी की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दी, यहाँ पे आर की वैल्यू एक्स प्ले कर रहा है रोल, तो यहाँ पे कर दिया। और वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू थिकनेस, एरिया होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का होता है 4πx² इंटू dx, ठीक है। आर स्क्वायर होता तो आर का रोल यहाँ पे एक्स प्ले कर रहा। तो ऐसे करते करते हमने क्यू इनसाइड ज्ञात किया। क्यू इनसाइड हमारे आते ही हमने यहाँ पे क्यू इनसाइड उठा के यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, तो हमको हमारी रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चल गई आर लेस देन आर के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक और सवाल मैं बता ही देता हूँ, आपका और अप्रोच क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यही यही एक अच्छा केस बनता है गॉस थ्योरम के अंदर। आइए इरोडो का एक सवाल लगाते हैं हम लोग। एक मिनट बेटे, कहाँ हो आप बेटे? हाँ, ये बेटा रहा हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, आप ध्यान से पढ़ लो। देखिए मैं दिखा भी देता हूँ। सिस्टम, एक बार आप मैं यहाँ पे पॉज कर लीजिएगा, आप यहाँ से पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 26। तो मैं पढ़ता हूँ। अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ बॉल ऑफ रेडियस आर कैरिंग स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज एंड अराउंड द सराउंडिंग स्पेस filled with the charge density rho बराबर अल्फा अपॉन आर, वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट and r is the distance from the center of the ball. Find the charge at which the magnitude of electric field strength vector is independent of r outside the ball. How high is this strength? The permittivities of the ball and the surrounding space is assumed to be unity. Unity मतलब वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये 26 और 27 में आपको बताऊंगा, बस हो गया, नहीं तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। और यही दोनों इंपॉर्टेंट सवाल ही हैं जो जेईई एडवांस में नहीं पूछे गए आज तक, और ये अच्छे सवाल हैं। मैं आपको बताता हूँ, आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके। मैं आपको डायरेक्ट इसका मतलब बताता हूँ। देखिए हमें क्वेश्चन में डिस्क्राइब क्या दिया हुआ है बताएं। देखिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ये चीज़, आप फिर से कह रहा हूँ स्पीयर पे गौर मत करिएगा मेरे। लेफ्ट हैंडेड वालों की कमी बहुत ख़राब है। ये है क्यू चार्ज और इसके स्पेस में ऐसे फैला हुआ है। मैं बताता हूँ, आप घबराइए मत। पहले मैं अपना खचाड़ा डायग्राम बना लूँ, उसके बाद कंसेप्ट आपको देता हूँ। भाई मेरे साहब एक मिनट प्लीज़। तो मैं हिंदी ट्रांसलेशन करता हूँ उस क्वेश्चन का। उस क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है, एक बॉल है जिसकी रेडियस आर है, उस पर पहले से ही क्यू चार्ज भरा हुआ है, ठीक है। उस पर क्यू चार्ज ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके चार्ज पर, उसके ऊपर क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू चार्ज ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन उसका जो स्पेस है, उसके चारों तरफ का जो स्पेस है, उसकी चार्ज डेंसिटी हमारी कुछ इस तरह से दी हुई है, रो बराबर अल्फा अपॉन आर की तरह से। तो हमको क्वेश्चन में पूछा है कि आप इस चार्ज की वैल्यू हम लोग क्या रखें कि जो इसके सराउंडिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कांस्टेंट आए, या फिर आप बोल सकते हो इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल आर आए, स्मॉल आर आए, ठीक है। स्मॉल आर भी यहीं से डिस्टेंस है, ठीक है। तो देखिए हमें पूछा है कि हमारा कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या हो कि जो इसके स्पेस में, इसके सराउंडिंग स्पेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आए वो कांस्टेंट आए या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ आर आए। तो देखिए अप्रोच यही होगी इसमें भी। हम लोग करेंगे क्या, आर डिस्टेंस पे जा कर के यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ठीक है। इसका एरिया मैंने मान लिया ds है इसमें, तो ये ds भी नॉर्मली आउटवर्ड ही होगा। ये हो गया ds साइक्लिक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी हो जाएगी प्लस से अवे। तो फिर से वही फंडा, साइक्लिक इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू इन साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम खोलते हैं, ई डी एस कॉस जीरो हो जाएगा। हम नहीं बताऊंगा कैसे आया, क्या कर लोगे? बता देता हूँ, जानते ही हैं हम लोग कि ये दोनों पैरेलल हैं आपस में, तो जीरो हो जाएगा एंगल, ठीक है। अब देखिए हमारा फिर से इसमें खिचड़ी ही रहेगी। अब इसको ई यहाँ रहेगा, ई डी एस बराबर क्यू इन साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डी एस एरिया, तो स्फीयर का एरिया हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, जो यही एरिया होगा इसके अंदर का एरिया।
और गॉसियन सरफेस के अंदर फंसा हुआ एरिया ही होता है क्यू इनसाइड। देखिए तो क्यू इनसाइड जो है हमारा क्यू इनसाइड, तो क्यू इनसाइड एक इस चार्ज डेंसिटी के कारण होगा और एक क्यू के साइड के कारण होगा, जो कैपिटल क्यू के कारण होगा। तो हम लोग जैसे कि यहाँ पे भी चार्ज डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि आर के बदलने पे हमारा चार्ज हर जगह अलग अलग वेरी करेगा। उसी तरह से आप जिस तरह से पिछले वाले सवाल में यहाँ पे आप एक्स डिस्टेंस गॉसियन सरफेस के अंदर ही मानो आप जाके एज्यूम करो, यहाँ पे इसका लेंथ मान लिया dx, मतलब इसका थिकनेस मान लिया dx, उसके अंदर का चार्ज मैंने मान लिया q dq इनसाइड। तो यहाँ पे हम लोग dq इनसाइड निकालते थे कैसे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके। तो डेंसिटी हमारी अल्फा अपॉन x, क्योंकि यहाँ पे x रोल प्ले कर रहा है, इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, उसको हमने यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर दिया, यहीं से यहाँ तक इंटीग्रेट कर दिया। देखिए ध्यान से, अब ये काम हम करेंगे, जरूर से जरूर करेंगे हर वे। ये हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट। जो क्यू इनसाइड है वो दो के कारण है, एक कैपिटल क्यू जो ऑलरेडी है, वेरी कौन कर रहा है आप देखो, कैपिटल क्यू तो कांस्टेंट है क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी हमने दे के रखा है, वेरी कर रहा है ये वाला चार्ज डेंसिटी। तो इसको हम समेटेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जीरो से लगा करके मैं समझा दूंगा आपको, जीरो से नहीं, आर, स्मॉल आर से लगा करके आर, ये हो जाएगा यही वैल्यू अल्फा अपॉन एक्स इंटू क्या हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये हो जाएगा प्लस क्यू। आप देखिए ध्यान से, देखिए हमारा जो चार्ज लगातार वेरी कर रहा है, जो चार्ज वेरी कर रहा है वो इस वाले के कारण है, स्पेस का चार्ज लगातार वेरी कर रहा है, लेकिन इस पे जो बॉल पे चार्ज है वो लगातार कांस्टेंट ही है, वो फिक्स ही है। तो इस वजह से हमने क्या किया, इस जो वेरी कर रहा है चार्ज उसको इंटीग्रेशन की मदद से समेट लिया है। ठीक है, उसको कैसे समेट लिया है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज वही होगा, मतलब उस गॉसियन सरफेस के अंदर का फिक्स चार्ज जो कि इसके कारण होगा, इस वेरिएबल चार्ज डेंसिटी के कारण होगा, वो यहाँ से होगा आर से लेकर के आर। स्मॉल, इस बार लिमिट हमने जीरो क्यों नहीं ली, क्योंकि इस बार जो चार्ज है वेरिएबल है वो यहाँ से वेरी कर रहा है, स्मॉल यहाँ कैपिटल आर से यहाँ तक तो पूरा चार्ज कांस्टेंट ही है, लेकिन यहाँ से लगा करके यहाँ आर डिस्टेंस पे वेरी कर रहा है, तो इसलिए कैपिटल आर से लगा करके स्मॉल आर चार्ज होता है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी हमारा रो अपॉन आर है, आर का रोल प्ले कर रहा है एक्स, तो रो अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। 4 पाई एक्स स्क्वायर इसका एरिया है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस बराबर हो गया वॉल्यूम। ठीक है, रो इंटू डी वी होता है हमारा चार्ज, वही चीज़ लिखा, और प्लस क्यू चार्ज इसके ऊपर हमेशा के लिए फिक्स ही है, तो वो बदलेगा नहीं, तो इसलिए इसको हमने ऐसा समेट लिया। जैसे कि मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए, जैसे ये 20 रुपए की मेरी बंधी नोट है। ठीक है, ये है हमारा कैपिटल क्यू बंधी नोट है, और ये जो 5 रुपए का चिल्लर है, और कहीं पता नहीं कहाँ गिर गया मेरा, नहीं तो वो भी दिखाता मैं आपको। ये 5 रुपए का चिल्लर मान लीजिए मैंने इसको एक एक में तोड़ दिया ना, वो इसको फैला दिया चारों ओर, वो हमारा इस वजह से चार्ज है। तो ये 20 रुपए की जो नोट है वो है कैपिटल क्यू, और जो ये चिल्लर है वो है हमारा इसके वजह से चार्ज, जो कि लगातार वेरी कर रहा है। तो ठीक है, आइए हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। x से x कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। मेरे पास बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं और धक्कासू पढ़ाऊँ आपको, पढ़ाऊँ क्या बताऊँ, अच्छा लगता है मुझे। 4 पाई अल्फ़ा यहाँ पे x हो जाएगा, इंटीग्रेशन r से लगा करके r dx, यहाँ पे x होगा प्लस q। जल्दी जल्दी करते हैं, एक सवाल और बताएंगे इसके बाद आपको, बस हो गई, आज की सभा समाप्त हो जाएगी। ये हो जाएगा 4 पाई अल्फ़ा, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट हो जाएगी कैपिटल आर से स्मॉल आर, प्लस क्यू, 2 से 2 कट जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा, आप लिमिट डायरेक्ट रख सकते हो, तो ये हो जाएगा 2 पाई अल्फ़ा, ये हो जाएगा स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल क्यू। अब इसको हम समेटने की कोशिश करते हैं। क्या हो गया यहाँ पे, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ये हो जाएगा कितना 2 पाई, ये हो जाएगा हमारा 2 पाई अल्फ़ा आर स्क्वायर, 2 पाई अल्फ़ा आर स्क्वायर माइनस 2 पाई अल्फ़ा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस क्यू। मैं इसको एक तरफ से अरेंज करने की कोशिश करता हूँ, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ये हो जाएगा हमारा पता है क्या
हो जाएगा 2 पाई अल्फ़ा आर स्क्वायर प्लस क्यू माइनस 2 पाई अल्फ़ा आर स्क्वायर। देखिए अब हमारे जो सवाल में बोला था कि हमसे बोला था कि इस क्यू की इस चार्ज की वैल्यू क्या रखें कि जो सिस्टम का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट आए। कांस्टेंट आए मतलब वो इंडिपेंडेंट ऑफ आर आए। आर क्योंकि वेरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ में, तो वो इस केस इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखो, वो एक ही केस में पॉसिबल है कि इस चीज़ की मैं वैल्यू जीरो उठा के पुट कर दूँ। क्यू बराबर मैं अगर ये क्यू माइनस 2 पाई अल्फ़ा कैपिटल आर स्क्वायर बराबर जीरो पुट कर दूंगा तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई अल्फ़ा आर स्क्वायर। इसको आप जैसे ही जीरो पुट करोगे तो देखिए हमारा यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 पाई अल्फ़ा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये इतनी चीज़ जीरो हो चुकी है, यहाँ से आर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से 2 कट जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई अल्फ़ा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आपको कोई कांस्टेंट मतलब कोई भी वेरिएबल नहीं दिख रहा है क्योंकि अल्फ़ा हमें क्वेश्चन में दिया है कि कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, दुनिया जानती है। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी पता चल चुकी है और यहाँ पे कैपिटल क्यू की वैल्यू भी पता चल चुकी है। ठीक है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। देखिए हमें एक सिस्टम दिया हुआ था, हमें बोला था कि एक बॉल है, एक बॉल पे पहले से ही कैपिटल क्यू चार्ज फिक्स है, उसके चारों तरफ का स्पेस का जो चार्ज है वो ये इस रिलेशन के साथ, इस चार्ज डेंसिटी के साथ में वेरी कर रहा हुआ है। तो हमसे पूछा था कि कैपिटल क्यू की क्या वैल्यू ऐसी रखें जो उसके सिस्टम का सराउंडिंग स्पेस की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा के लिए कांस्टेंट आए या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ आर आए। तो हमने उसी तरह से प्रोसीड किया इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इन द सेंस डायरेक्टली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी। तो गॉस थ्योरम का इस्तेमाल किया, साइक्लिक इंटीग्रस ई डॉस डी एस बराबर क्यू इन साइड अपन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हमने सरफेस काटा, गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से अवे नॉर्म एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड होता है, यही से हमने फॉर्मूला निकाला। अब हमारी खिचड़ी थी सिर्फ क्यू इन साइड कैलकुलेट करने में। तो हमने देखा कि क्यू चार्ज कैपिटल क्यू चार्ज तो हमेशा फिक्स है, ये कभी बदलेगा नहीं, वेरी कर रहा है इसके वजह से चार्ज। तो हमने भी उसको फिक्स करने की कोशिश की, उस पूरे चार्ज को समेटने की हमने पूरी की पूरी कोशिश की। इस बार का चार्ज हमारा जीरो से नहीं, आर बराबर जीरो से नहीं, देखिए लगातार चार्ज वेरी कर रहा था। इसकी वजह से हमने गॉस थ्योरम गॉसियन सरफेस के अंदर का भी एक और शेल काटा जिसकी मतलब जिसकी रेडियस थी स्मॉल एक्स और जिसका थिकनेस था डी एक्स ना। ठीक है, तो उसके वजह से उसके अंदर का हमने इनसाइड चार्ज निकाला उस स्पेसिफिक छोटे से सेल के अंदर जो कि खुद ही एक सबशेल है गॉसियन सरफेस का। तो इस रिलेशन से हमने निकाला चार्ज होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, डेंसिटी है रो ये दी हुई है और वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इनटू थिकनेस। ठीक है, वही चीज़ हमने कैलकुलेट की। और आर कैपिटल आर से लेके आर तक वेरी कर रहा है क्योंकि आर की एक्स की वैल्यू जी यहाँ से यहाँ तक वेरी नहीं कर रही है। आर तक तो यहाँ पे चार्ज लगातार कांस्टेंट ही है, कैपिटल आर के बाद की जो वैल्यू है वहाँ पे चार्ज वेरिएबल है। तो यहाँ पे लिमिट आ गई कैपिटल आर से लेकर के आर, हम प्लस ये क्यू हमने ऐसे ऐसे कैलकुलेट कर दिया। ये सब कैलकुलेट करते करते और देखिए जैसे कि मैंने बताया था ये कैसे हुआ, ये हमारी बंधी नोट है, वो कैपिटल नंबर क्यू है, मतलब कैपिटल नंबर क्यू कह रहा हूँ, ये चार्ज है क्यू। और ये हमारा एक है ये 5 रुपये का सिक्का, अगर आप एक एक में तोड़ लोगे तो ये टूट जाएगा। तो ये है हमारा फैला हुआ चार्ज, क्या कहते हैं इस नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी की वजह से। तो हमने इसको ऐसे कैलकुलेट किया और उन्होंने बोला था कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट आए। कांस्टेंट की वैल्यू मतलब होती है इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल आर आए। स्मॉल आर इंडिपेंडेंट होने के लिए हमने अपनी अप्रोच आंख से देखा कि इसकी वैल्यू हमारी जीरो आनी चाहिए, तो हमने इसको जीरो पुट कर दिया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी मिल गई और चार्ज की वैल्यू भी मिल गई। आई होप समझ में आया होगा, आप रिवाइंड करके बार बार समझिएगा, मैंने कोशिश की समझाने की। तो आज का लास्ट सवाल पे हम लोग अटैक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। स्पेस आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं ऊपर कर देता हूँ ये, हाँ यहाँ तक है क्वेश्चन नंबर 27, आप पढ़ लीजिएगा तो मैं पढ़ता हूँ। स्पेस इज फिल्ड विद अ चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी दिस 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 एंड कांस्टेंट आर दिस। हाँ ठीक है, तो आइए हम लोग लगाते हैं। बस इस बार कांस्टेंट क्या है, रो नॉट ई की पावर माइनस अल्फा आर क्यूब। ठीक है, देखिए हमको भी इस बार बताया है, हमने उसमें स्पेस बोला है तो हमने वही मान लिया, स्फीयर ही मान लिया। अरे मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इससे। आर है प्लस 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 प्लस, ठीक है।
इसमें भी पहले सवाल की तरह ई लेस देन मतलब आर लेस देन आर पे पूछा था, ठीक है। तो इसकी चार्ज डेंसिटी हमको दी हुई है रो नॉट ई की पावर माइनस अल्फ़ा आर क्यूब, यही है शायद, हाँ यही है। अब देखिए ध्यान से, यही दी हुई है, हाँ एकदम सही है, यही दी हुई है। और इसका यहाँ से ये है, इसमें मान लीजिए कैपिटल आर इसकी डिस्टेंस है यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने कहा था चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है, आपको इसके अंदर का वो निकालना है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करनी है। तो आप चुपचाप से क्या करो, यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाओ, गॉसियन सरफेस बनाया मैंने, ठीक है। इसके ऊपर का मैंने एक एरिया लिया डी एस, एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से अवे। तो यहाँ पे गॉस थ्योरम लगाएंगे, साइक्लिक इंटीग्रल ई डॉट डी एस बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये लगा दिया मैंने। और उसके बाद हमने एक और काम किया, यहाँ पे कुछ नहीं काम किया, ई डी एस कॉस जीरो हो जाएगा, दोनों पैरेलल हैं तो दोनों की एंगल जीरो, और कॉस जीरो वन होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर हो जाएगा, ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर आया हो, आपको समझ में आया होगा, ई बाहर निकल जाएगा और डी एस हो जाएगा स्फीयर का चार्ज, स्फेरिकल का चार्ज होता है फोर पाई आर स्क्वायर। अब खिचड़ी है उसको कैलकुलेट करने में, क्यू इनसाइड कैलकुलेट करने में। तो चूंकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी लगातार वेरिएबल कर रही है, तो हम फिर से क्या करेंगे, एक्स डिस्टेंस पे जाके एक और छोटा सा शेल काटेंगे, जिसका थिकनेस है हमारी क्या डी एक्स, और इसके अंदर का जो चार्ज है वो है डी क्यू इनसाइड। तो डी क्यू इनसाइड क्या करेंगे, चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी है रो नॉट ई की पावर माइनस अल्फा एक्स क्यूब इंटू एरिया इसका, तो हो जाएगा फोर पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। और यही हम दोनों को लगाकर इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से लगा करके स्मॉल आर तक, क्योंकि हमको इनसाइड ही स्फीयर पूछा हुआ है। उठा के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो हो जाएगा जीरो से लेकर के आर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट नहीं है ये, रो नॉट है, ये कांस्टेंट है कोई, ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय फोर पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। फोर पाई से फोर पाई कट जाएगा, ई इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो जाएगा जीरो, ये रो नॉट भी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट ही है, आर ई की पावर माइनस अल्फा एक्स क्यूब है, यहाँ पे माफ़ करिएगा एक्स स्क्वायर जो मैंने लिख दिया है, यहाँ पे एक्स क्यूब होगा, देखिए ना एक्स क्यूब होगा, और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस ये इंटीग्रेट तो आप कर ही लोगे, यहाँ पे आप क्या करना, माइनस अल्फ़ा एक्स क्यूब को आप टी पुट कर दीजिए, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, माइनस डी टी अपॉन थ्री अल्फ़ा। आई होप समझ में आया होगा। इसको उठा के इस वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे हम लोग, ई इंटू आर स्क्वायर बराबर रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर माइनस टी, ई की पावर माइनस टी हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ही होगा, और ये हो जाएगा हमारा माइनस डी टी अपॉन थ्री अल्फ़ा। तो यहाँ ये बाहर हो जाएगा, तो ई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर बराबर माइनस यहाँ पे बाहर निकाल लिया, रो नॉट अपॉन थ्री अल्फ़ा। अब ई की पावर टी का इंटीग्रेशन क्या हो, ई की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन वही होता है, मैं करके दिखा देता हूँ, ई की पावर माइनस टी, अभी मैंने लिमिट नहीं चेंज की है, क्यों नहीं चेंज की है वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी, देखिए ये ऐसे कर दिया हो, ये हो जाएगा ई इंटू आर स्क्वायर बराबर रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, ये है हमारा ई की पावर माइनस टी इंटू डी टी, आई होप यही लिखा हुआ है, अपॉन थ्री अल्फ़ा भी होगा शायद, थ्री अल्फ़ा, हाँ यही होगा, हाँ उसके साथ में माइनस भी है, उसके साथ यहाँ पे माइनस भी है। तो ई की पावर माइनस टी का माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस आपस में प्लस कर देंगे, ई इंटू आर स्क्वायर बराबर रो नॉट अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट अल्फ़ा। तो ई की पावर माइनस टी की वैल्यू हमारी क्या मानी थी हमने, अल्फ़ा आर क्यूब, तो अल्फ़ा एक्स क्यूब जहाँ वैल्यू वेरी कर रही है जीरो से लगा कर आर तक, ई इंटू आर स्क्वायर बराबर रो नॉट अपॉन थ्री अल्फ़ा थ्री एप्सिलॉन नॉट अल्फ़ा, आर डाल देंगे तो ई की पावर अल्फ़ा आर क्यूब माइनस ई की पावर जीरो होता है वन, तो ये हो जाएगा हमारा आ गया, ठीक है। ये चीज़ हमारी हमने प्राप्त कर ली है, ये चीज़, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमने ई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, रो नॉट अपॉन थ्री अल्फ़ा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा ई की पावर माइनस अल्फ़ा आर क्यूब माइनस वन, ठीक है। अब देखिए हमको इन्वेस्टिगेट करना है दो कंडीशन के लिए, आप क्वेश्चन बाय मतलब पीछे देख लीजिएगा जो मैंने दिखाया था क्वेश्चन नंबर 27, मैं उठा के अब दिखा भी नहीं सकता, बुक उधर रख गई है, तो देखिए एक मिनट, अच्छा तो हमको दो केसेस के लिए फाइंड करना था, इन्वेस्टिगेट द एक्सप्रेशन फॉर स्मॉल
वैल्यूज और लार्जर वैल्यू ऑफ आर, एक है अल्फा आर क्यूब लेस देन, बहुत लेस देन 1, और एक है अल्फा आर क्यूब मच मच ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो हम लोग दोनों केस के लिए देखेंगे। मैं आपको आपकी गलती भी बताऊंगा, उसमें आप सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या, आप देखिए ध्यान से। पहली केस में हमको जो दी है, हमको रो नॉट, हम रो की वैल्यू लिख लेते हैं पहले, रो नॉट ई की पावर माइनस अल्फा आर क्यूब। देखिए पहले केस में बोला है कि अल्फा आर क्यूब मच मच लेस देन 1, बहुत ज़्यादा 1 से छोटी है, तो हम अल्फा आर क्यूब को अप्रॉक्सीमेटली 0 मान लेते हैं। क्या हो जाता है हमारा, 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पे आप 0 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ई बराबर रो नॉट अपॉन 3 अल्फा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ई की पावर माइनस 0 माइनस 1। ई की पावर माइनस 0 भी 1 ही होगा, इस ई की पावर, क्योंकि ये चीज़ पूरी अब 0 हो चुकी है। तो ये हो जाएगा ई बराबर रो नॉट अपॉन 3 अल्फा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, 0, जब ई की ये चीज़ बहुत ही लेस देन 1 है। और यही चीज़ आप ये वैल्यू यहाँ पे अब चार्ज डेंसिटी के लिए देखो, अगर आप ये 1 से बहुत छोटा है तो मतलब ये 0 को टेंड करेगा, तो 0 मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो रो बराबर हो जाएगा रो नॉट ई की पावर माइनस 0, तो रो बराबर रो नॉट ही आ जाएगा। रो नॉट एक कांस्टेंट है, तो चार्ज डेंसिटी क्या आ गई हमारी, कांस्टेंट। चार्ज डेंसिटी क्या आ गई हमारी, कांस्टेंट। इसका तात्पर्य क्या हुआ, आप ये समझो पहले चुपचाप से ध्यान से। इसका तात्पर्य ये हुआ इसमें कि देखिए, हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड की आपने वैल्यू पढ़ी होगी, अभी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इनसाइड आर लेस देन आर, आर लेस देन आर के लिए जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आती है, भरोसा रखिए स्टैंडर्ड रिजल्ट आपके रेस्पेक्टिव टीचर्स ने आपको लिखवाया भी होगा, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। वो कब होता है, जब हमारा यूनिफॉर्म डेंसिटी हो, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी हो। इस केस में हमको क्या बोला गया कि डेंसिटी हमारी कांस्टेंट हो गई, क्योंकि हमको इस रिलेशन के हिसाब से चार्ज डेंसिटी हमको इस ये चीज़ मिली। लेकिन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रही है, लेकिन आनी हमको चाहिए क्या, ये आनी चाहिए आर लेस देन आर के लिए। हमको मिला क्या है यहाँ पे, ये चीज़। तो जाहिर सी बात है ये हमारी गलत होगी। 100% आप श्योर रहिए, एग्ज़ाम में एक ऑप्शन 0 चुपचाप से रहेगा, तो आप उस समय आप धोखा खा के चले जाओगे, कुछ नहीं होगा फिर उस केस में। तो थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स मैंने पढ़ी थी एक समय में, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ई की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1 होती है। ये चीज़ आपने मैथ वाले बच्चों ने पढ़ा होगा। बायोलॉजी वाले ये सवाल को पहले ही भूल जाएं, क्योंकि नीट की इतनी हैसियत नहीं है कि इतना अच्छा सवाल वो बना के दे दे। नीट वही है, आप सरकारी एग्ज़ाम समझो, अगर आप ढंग से पढ़ लोगे तो। जस्ट चिल कर रहा हूँ, बायोलॉजी उसकी हार्ड आती है बहुत, बायोलॉजी वाले जानते हैं खास तौर पे। तो ये चीज़ हमारी ट्रू होती है, ये एक्स टेंडिंग टू 0 हो गया ना, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू प्राप्त की थी वो इस प्रकार आई थी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी हमारी रो नॉट, एक मिनट, तो हमारी वैल्यू आई थी रो नॉट अपॉन 3 अल्फ़ा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ पे था हमारा ई की पावर माइनस अल्फ़ा आर क्यूब माइनस 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आई थी। अब देखिए हमको जो दिया था पहले केस के लिए कि इन्वेस्टिगेट करिए अल्फ़ा आर क्यूब बहुत बहुत छोटे के लिए, तो हमने इसको इस तरह से ट्रीट किया था, अल्फ़ा आर क्यूब टेंडिंग टू 0 के लिए, क्योंकि बहुत छोटा 1 से मतलब 0 को टेंड कर रहा है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं काम, रो नॉट, देखिए मैं ला के दिखाऊंगा आपको। ई की वैल्यू रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगी। रो तो मैं जनरल के लिए होता है रो, लेकिन इसके लिए रो नॉट ही आएगी। रो नॉट आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू आएगी। मैं करके दिखाता हूँ आपको कैसे, 3 अल्फ़ा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब देखिए ई की पावर माइनस अल्फ़ा आर क्यूब माइनस 1, एक काम मैं करता हूँ, माइनस अल्फ़ा आर क्यूब से मल्टीप्लाई करता हूँ इंटू माइनस अल्फ़ा आर क्यूब से मैं डिवाइड करता हूँ। यहाँ पे हमसे एक गड़बड़ हो गई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे हमने एक माइनस साइन छोड़ दिया था, ये देखिए, ठीक है, ये माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन छूट गया था, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, मुझे माफ़ करिएगा प्लीज़, रो नॉट अपॉन 3 अल्फ़ा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस अल्फ़ा आर क्यूब। इस वाले माइनस को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आखिरी में ये आई है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, देखिए
इसको यहाँ पे माइनस कर लीजिए, यहाँ पे प्लस कर लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से मैंने अब ये केस हो गया, यहाँ पे माइनस लगा तो यहाँ से माइनस मैंने फेच आउट कर लिया, तो यहाँ पे एक माइनस आ गया। आई होप समझ में आया होगा। वहाँ पे 1 माइनस ई की पावर माइनस अल्फा आर क्यूब था, इलेक्ट्रिक फील्ड की ओवरऑल वैल्यू आई थी। यहाँ से मैंने माइनस को फेच कर लिया तो ये आ गई, और इस चीज़ की वैल्यू यहाँ पे माइनस अल्फा आर क्यूब, यहाँ माइनस अल्फा आर क्यूब को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इससे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। अल्फ़ा आर क्यूब देखिए यहाँ से बहुत टेंडिंग है छोटा, तो हम लोग ये रिलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ई की पावर एक्स माइनस 1/x बराबर 1, तो ई की पावर ये -1, तो ये पूरी चीज़ की वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी चीज़ की वैल्यू हो जाएगी 1। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है -ρ0/3 अल्फ़ा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई माइनस अल्फ़ा आर क्यूब। ठीक है, माइनस से माइनस प्लस हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, अल्फ़ा से लेकर के अल्फ़ा कट जाएगा, तो ई की वैल्यू जो हमारी आएगी वो आएगी ρ0 एप्सिलॉन नॉट। आई होप क्लियर हुआ होगा ये बात। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये चीज़ हो गई। अब दूसरा केस देखिए, अल्फ़ा आर क्यूब मच ग्रेटर देन 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी वैल्यू आई थी, वो आई थी ρ0/3 अल्फ़ा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर माइनस अल्फ़ा आर क्यूब आई थी हमारी ये वैल्यू। ये चीज़ बहुत बड़ी हो जाएगी, मतलब ये अल्फ़ा आर क्यूब इनफाइनाइट को टेंड कर देगा। ठीक है, तो ई की वैल्यू हो जाएगी ρ0/3 अल्फ़ा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी। माइनस पहले से लिखा है ये चीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा 1 से बड़ी है। 1 से बहुत ज़्यादा बड़ी का मतलब है मैंने इसको अप्रॉक्सीमेटली इनफाइनाइट टेंड करवा दिया, और ए की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होती है, आप जानते ही होगे। नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ कैसे है। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी को आप ऐसे लिख सकते हो, ई की पावर इन्फिनिटी, ई की वैल्यू होती है 2.1। ठीक है, 2.1 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो गया, 0। ठीक है, इसको मैंने 0 कर दिया, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई हमारी एप्सिलॉन नॉट 3 अल्फ़ा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दो वैल्यू आई, ये अल्फ़ा आर क्यूब बहुत छोटे के लिए वैलिड है, यहाँ पे है अल्फ़ा आर क्यूब बहुत बड़े के लिए वैलिड है। लास्ट टाइम मैं इसकी एक्सप्लेनेशन फिर से आपको दे देता हूँ। हमको दिया हुआ था कि स्पेस में, तो हमने एक बलून ही मान लिया, बॉल मान लिया, कुछ भी मान लिया, उसके अंदर का चार्ज डेंसिटी इस तरह से वेरी कर रहा था। तो हमसे पूछा था इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए आर लेस देन आर के लिए, तो हमने गॉस थ्योरम जैसे कि हमने पिछले 2 सवालों में कैलकुलेट किया, उसी तरह से हमने प्रोसीड किया। चूंकि चार्ज डेंसिटी लगातार वेरिएबल थी, इस वजह से हमने अंदर गॉसियन सरफेस के स्मॉल एक्स पे एक शेल काटा, जिसके अंदर डी क्यू इनसाइड चार्ज था, उसको मैंने निकाल दिया। चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज होता है चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय इट्स वॉल्यूम, तो इट्स वॉल्यूम को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। वॉल्यूम कैसे हो गया, 4πx² मल्टीप्लाइड बाई डी एच, 4πx² इसकी स्फीयर की सरफेस एरिया हो गई, मल्टीप्लाइड बाई इसकी चौड़ाई वो है dx। ठीक है, और चार्ज डेंसिटी 0 से लेकर के r तक वेरी कर रहा है, तो हमने इसको इस तरह से कर दिया। इसको करते करते हमने यहाँ पे माइनस जो हटा दिया था गलती से, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में आई होप कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, यही आएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है हमारी ρ0/3 अल्फा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये है हमारी चीज़। तो हमको 2 केस के लिए पूछा था, पहला था अल्फ़ा आर क्यूब बहुत ज़्यादा छोटा हो, तो ये हमारी ये चीज़ आई थी। मैं फिर से अच्छे से साफ़ सुथरे पन्ने में दिखा देता हूँ करके। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी आई थी ρ0/3 अल्फ़ा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो बंद भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये लास्ट सवाल ही है। अल्फ़ा आर क्यूब देखिए ध्यान से, पहले केस के लिए बोली थी अल्फ़ा आर क्यूब बहुत ज़्यादा छोटी है, तो इसको हमने अल्फ़ा आर क्यूब को 0 टेंड करा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम 0 यहाँ पे अगर पुट कर देंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी ρ0/3 अल्फ़ा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर 1 माइनस ए की पावर -0, ए की पावर 0 भी 1 ही होता है, तो 1 - 1 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अल्टीमेटली 0 आ गई, जो कि गलत थी। और क्योंकि हमारा रो इस तरह से था, ρ0 e की पावर माइनस अल्फ़ा आर क्यूब, जब ये चीज़ पूरी टेंड कर जाएगी 0 को, आप 0 पुट कर दोगे तो रो की वैल्यू आ जाएगी ρ0, और ρ0 हमारा एक कांस्टेंट है। मतलब है इसका कि चार्ज डेंसिटी हमारी कांस्टेंट है। तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इनसाइड आर लेस देन आर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमको रिजल्ट याद करवाया जाता है, ρr/3 एप्सिलॉन नॉट होती है। लेकिन हमने पाई कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आगे 0, तो एग्जाम में ये ऑप्शन रहेगा, तो सतर्क रहिएगा, ये ऑप्शन
टिक मत कर दीजिएगा गलती से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक लिमिट की रूल पढ़ाई थी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो e की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1, एक्स टेंडिंग टू जीरो। यहाँ पे मैंने माइनस को, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आई थी कितनी, इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी हमारी रो नॉट अपॉन 3 अल्फ़ा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यहाँ पे है 1 माइनस e की पावर माइनस अल्फ़ा आर क्यूब। माइनस फेच आउट किया, ई की वैल्यू आएगी हमारी माइनस रो नॉट अपॉन 3 अल्फ़ा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये हो जाएगी ई की पावर माइनस अल्फ़ा आर क्यूब माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस अल्फ़ा आर क्यूब से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे माइनस अल्फ़ा आर क्यूब से डिवाइड किया। देखिए चूंकि हमारा अल्फ़ा आर क्यूब टेंडिंग टू जीरो चला जा रहा है, तो हमने इस लिमिट की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे ये पूरी रिलेशन क्या आ गई हमारी, 1 के बराबर 1 के बराबर आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरह से बन गया था। तो अल्फ़ा नॉट 3 अल्फ़ा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये स्मॉल आर स्क्वायर है, मल्टीप्लाइड बाय माइनस अल्फ़ा आर क्यूब, माइनस माइनस प्लस हो गया, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, आर स्क्वायर से आर कट गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो नॉट है यहाँ पे, ये वैल्यू आ गई। बस सेकंड केस में था हमारा अल्फ़ा आर क्यूब मच ग्रेटर देन 1 के लिए। तो इस केस के लिए हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी हमारी रो नॉट अपॉन 3 अल्फ़ा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, मुझे तो याद भी हो गई वैल्यू 1 माइनस e की पावर माइनस अल्फ़ा आर क्यूब। जब ये बहुत बड़ी हो जाएगी तो अल्फ़ा आर क्यूब को हम इनफाइनाइट ले लेंगे। ठीक है, तो रो नॉट अपॉन 3 अल्फ़ा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी टेंड कर गया। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी को जीरो कर देंगे, क्योंकि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई रो नॉट अपॉन 3 अल्फ़ा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, दोनों केस के लिए। आई होप सारे सवाल आपको क्लियर हो गए होंगे, ना होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। पढ़ते रहिए, जे एडवांस आने वाला है, आप फोड़ के आओगे जो वीडियो देख रहा है। वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड हार्ड वर्क, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।